नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 36वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसी के साथ साथ एंड स्क्रीन पर भी है। आपको वहाँ पर अन्य उपन्यास और कहानियों के लिंक भी मिल जाएंगे, जहाँ जाकर आप अपनी मनपसंद उपन्यास और कहानी सुन सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन बटन में क्लिक करके आप वहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ करके हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब तक हमने प्रथम प्रतिश्रुति में पढ़ा था कि सत्य न्योता खाने जाती है, किंतु वहाँ पर उसे अच्छा नहीं लगता है और घर आकर के वह बासा बदलना चाहती है। अब आगे यह डेरा बदलने की खूब जो इच्छा सत्य की है, यह बात नहीं है। यह घर सब प्रकार से सुविधाजनक है, लेकिन सिर पर राजा के लिए प्रजा बनकर रहना उसकी बर्दाश्त से बाहर है। इस पर मजा यह है कि अपने घर में मनमाना रहूंगी सो नहीं, यह घर वह घर करके आफत ले आया करती है। उसे छुड़ा देने से कुछ सहूलियत नहीं हो सकती है। दाई भी ऐसी है, पर वह भी ठीक नहीं जचता। औरत बदमाश नहीं है, उपकारी भी है। बुराई है तो एक ही कि नासमझ है। नासमझ है इसलिए कि ज़्यादा बोलती है। उसकी उन बातों से ही बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। पोंचू की माँ को यही बताकर हटाना पड़ेगा। उससे कहना होगा कि मेरे बच्चों को तुम अगर यह सिखाया करोगी कि माँ नहीं राक्षसी है, तो तुम्हें मैं कैसे रख सकती हूँ। अगले महीने से तुम यहाँ या कहीं और अपना काम देखो। यही कहेगी ना, इस घर से उस घर की चर्चा नहीं करेगी, कल आने दो उसे। लेकिन सत्य को कल सवेरे का इंतजार नहीं करना पड़ा। पोंचू की माँ शाम को ही आ पहुँची और एक अप्रत्याशित खबर लेकर। यह क्या, सत्य के लिए कैसी विपदा राह देख रही थी, तो फिर शाम के से पहले ही दोपहर की बात कह लेनी चाहिए। पिच से पीक फेंककर दत्त गृहिणी ने कहा, हारी पंचा की माँ तेरी मालकिन तो कच्ची उम्र की है, उसे इतना घमंड किस बात का है, बता तो। सदा की मुसाहब उसके भांजे की बहू ने हंसकर कहा, उस कच्ची उम्र का ही घमंड है मामी, नहीं तो घमंड करने के जैसा और कुछ तो नहीं देख रही हैं। बड़े घर की मालकिन ने कहा, यह घमंड भैया उम्र का नहीं है, स्वभाव का है। उसका अपना और कौन है रे पंचू की माँ। पंचू की माँ ने इस घर में पंचा की माँ के सिवा कभी पोंचू की माँ नहीं सुना। इस उपेक्षा से वह आदी हो चुकी है। विनय से झुके हुए स्वर में बोली, और कौन होगा उसका पति, 7-8 साल के 2 लड़के हैं। ओ, इसलिए कहावत है, मेघ छुटी धूप खूब चिड़चिड़ाती है और वह होकर घृणी होने वाली खूब फड़फड़ाती है। सास क्या मर चुकी है क्यों? अरे मरने क्यों लगी? पंचू की माँ ने कहा, सास है, ससुर है, सभी हैं, गांव पर है। पति पूत लेकर यहाँ आई है, स्वामी साहब के दफ्तर में काम करता है। अच्छा, जभी तो इसी तेज से फटी जा रही है। घर कहाँ है? यह उनसे कौन पूछे माँ जी। पंचू की माँ सत्य से स्नेह रखती है, तो भी वह बड़े घर की मालकिन की प्रिया होने के लिए अपनी मालकिन के प्रति उपेक्षा दिखाती हुई बोली, बात करने की फुर्सत भी है उन्हें। घर का काम हो चुका तो किताब खोल कर बैठती है। किताब? कमरे में व्यंग की हंसी दौड़ पड़ी। अच्छा, हाय पंचा की माँ, तूने तो बड़े अच्छे घर में नौकरी ली है। देखना मालकिन की हवा लगकर तू ना पंडिताइन बन जाना। पंचू की माँ ने कहा, बने तो मुझे भी किताब पकड़ा है। बाप रे, दोनों लड़कों को पढ़ पढ़ करके दिख करती है। फिर भी वे दोनों लड़के ही मुझसे जो थोड़ी बहुत गपशप करते हैं। उन्हीं लड़कों से मैंने सुना है कि बरईपुर में कहा तो घर है, दादी है, दादा है, फुआ है, और ननिहाल त्रिवेणी के पास नित्यानंदपुर का क्या है, नाना कविराज हैं, बहुत बड़े आदमी। एकाएक कमरे की एक स्त्री का चेहरा कैसा उद्भ्रांत सा हो उठा। वह दीवार से सटी पीतल की एक चौकी पर बिछा बिछाकर पान लगा रही थी। उसके हाथ अचानक रुक गए। वह हाँ किए पंचू की माता की तरफ ताकने लगी। दत्त पत्नी की बातें उसके कानों पर नहीं पहुंची। दत्त पत्नी ने कहा, बड़े बाप की बेटी है इसलिए 7 नंबर वाली को इतना घमंड है। पंचू की माँ ने भी राय देकर बोला, वही तो। भांजे की बहू ने आग पकड़ लकड़ी डाली। सुना छन्ना को छुआ नहीं, धप भी नहीं सुना। वही कहकर तो मर रही हूँ मैं भाभी, पंचू की माँ ने शिकायत की। इतने इतने लोगों को समय मिला और तुझे नहीं। टोले के सभी लड़के घर पर पड़े रहे, तेरे ही लड़कों के लिए स्कूल बड़ी बात हो गई। उन लड़कों के लिए मर रही है। खैर ले जाना, छन्ना की हाड़ी तो ले जाना, उन छोरों को दे देना, दूसरी एक महिला ने कहा। लेकिन पान बनाने वाली विधवा के कानों इन बातों का कतरा भी नहीं गया। वह वैसे ही कि पंचू की माँ की ओर ताकती रही। आगे क्या कहती इस इंतजार में।
पंचू की माँ ने और बात नहीं की। सत्य के खिलाफ बोलने से उसका विवेक साथ नहीं दे रहा था। निहायत इसलिए कि यहाँ अभी पाल की हवा उल्टी बह रही है। बड़े आदमी की हाँ में हाँ तो करना ही पड़ता है। इस पर आज उसे सत्य पर बड़ा गुस्सा आया था। कहाँ तो उसने यह सोच रखा था कि सत्य को लाकर बड़े घर के ठाट बाट दिखाएगी और यह दिखाकर ही छोड़ेगी कि ऐसे घर में उसकी बहन बेटी शैल की कितनी आदर कदर है। किस मांस वाली की मौसी फुआ होना भी तो कम नाज की बात नहीं है, मान वाली ही कहिए। दत्त गृहिणी के बाल बच्चों में शैल की पैठ है तो कुछ ढकी झपी नहीं है। मझले बाबू पर तो खुलेआम उसका आधिपत्य है। मझली बहू को दबाए रखने के लिए दत्त गृहिणी इस आग में बददस्तूर ईंधन जगाती रहती है। शैल के लिए फुलैल खुशबू वाला साबुन उन्हीं के भंडार से दिया जाता है। शैल के लिए सबसे कीमती कीमाम मालकिन के ही खर्च से आता है। शैल की फीता कोर वाली शांतिपुरी हाफ साड़ी बेशक मझले बाबू खुद ला देते हैं, लेकिन कहीं मैली या फटी दिखी तो दत्त पत्नी बहू को सुना सुना कर शैल से कहती है, हाँ री, कपड़ा इतना गंदा क्यों है? नहीं है तो अपने मझले दादा बाबू से कहती नहीं? इतने लोगों के अचेते मझले दादा बाबू से क्यों, यह सवाल अवश्य गौण रहता है। ये कहानियाँ पंचू की माँ अपनी मालकिन को तो नहीं सुना सकती, लेकिन शैल का दबदबा तो दिखाया जाता तो यह सब कुछ ना हो सका। भाड़ में जाए जिसकी जैसी अकल, आदमी अकल में के दोष से ही तो ठकता है। देवी जी इतनी तो अक्लमंद है, पर जीत कहाँ सकी, हार ही तो गई। खुद ठीक से ना खाया, पति पूत को खाने नहीं दिया, गीत नहीं सुना, सभी तरफ से तो ठगाई। दत्त तेरे की मन से झुंझलाई पोंचू की मान पान बनाने लगी और आग बढ़कर बोली, भामन दीदी, दो बीड़ा खासा पान तो दो खाएं। दो बीड़े झटपट लगाकर पोंचू की माँ को कांपते हुए हाथों देते भामन दीदी ने कहा, मुझे तो इतनी मालकिन को नहीं दिखाया। लो सुन लो इनकी बात, अजीब है रही कि क्या घड़ी आई और गई। तुम सबकी बात से कौतूहल हो रहा है, ऐसी तेज तर्रार मुझे दिखाएगी नहीं। दिखाने की बली कही, वह क्या अब इस और मुंह करेगी, आएगी यहाँ? हाँ तुम यदि, ब्राह्मण दीदी ने और धीमे से कहा, अच्छा वहीं कर चल कर देखा है। अरे हमारी मालकिन पर एकाएक ऐसी नेक नज़र क्यों ब्राह्मण दीदी? आहिस्ते से, सुन लेंगी तो ना कहीं बैठेंगी। ठीक है, सांझ के बाद ले चलूंगी। जाने के समय ब्राह्मण दीदी कैसी तो विचलित हो उठी। उसका आग्रह धीमा पड़ गया। बोली, रहने दे पहुंच चुकी, मत छोड़ो। हाय राम, छोड़ू क्यों? उस समय इतनी ख्वाहिश की। हाँ, झोंक से उस समय कहा था, सोचती हूँ ना जाने कहीं वह गुस्सा ना हो। तुम भी जैसी खबर किसे होगी, तुम तो जैसी पिद्दियों की सी खबर से उन्हें खाक मतलब है। भोज भात का घर, झमेले हैं, 10 तो नए रसोइये नौकरानी जुटी हैं, धपला देने का यही तो मौका है। नहीं, सोचती हूँ जाकर भी क्या होगा। मुन्ना सुना घमंडी है, रसोईदारिन पान बनाने वाली से कहीं बात ही ना करें। राम राम, ऐसा न खाओ, उसे कोई तंग न करे तो कुछ नहीं करती। घर में कोई अतिथि आ जाए तो आदर जतन ही करती है, रसोईदारिन और नौकरानी का विचार नहीं करती। बहुत आगा पीछा के बाद आखिर जीत आगा की ही हुई। सिल्क की चादर बदन पर डालकर सांझ को पिछवाड़े का दरवाजा खोलकर पान बनाने वाली वह ब्राह्मण की बेटी पोंचू की माँ के साथ रास्ते पर उतरी। कभी यह काम ढूंढती हुई दत्तों के यहाँ आई थी। इस नौकरानी का काम तो दिया नहीं जा सकता था, इसलिए यह पान वाला काम दिया गया। सुनने में पान लगाने का बड़ा हल्का मालूम होता है, लेकिन इस घर में यह काम हल्का नहीं है। रोज आना कम से कम 3000 खिल्लियाँ लगानी पड़ती हैं। उसी के लायक सुपारी भी काटनी पड़ती है। फिर हर खिल्ली एक सी नहीं होती, उसकी भी श्रेणी है। किसी को मीठा पान चाहिए, किसी को दालचीनी, जायफल, जावित्री, कबाब चीनी, इलायची, कपूर वाला राजकीय पान और किसी को जर्दा के लिए कत्था सुपारी वाला पान चाहिए। सुपारी भी एक सी नहीं, मोटी महीन। पान का यह नैवेद्य सजाकर गुलाब जल से भीगे लत्ते में लपेटकर डब्बे में डालकर हर कमरे में पहुंचाना पड़ता है। घर के सिवाय गुमाश्ते, अतिथि, फकीर, आए गए आश्रित आदि के लिए भी मोटा बगला पान बनाने में ही तमाम दिन जान की नौबत। और कहीं घर में भोज भात हो तो पूछना ही क्या है, वह भी लगा ही रहता है। शादी ब्याह, अन्नप्राशन, औरतों का व्रत त्योहार सालों भर चलता ही रहता है। खिलाना पिलाना लगा ही हुआ है। दत्त गृहिणी की देवरानी ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, 300-400 लोगों ने खाया। पति पूतहीन विधवा, फिर भी कुछ कम नहीं हुआ। बड़ी मालकिन उदार है, बोली उसके कोई नहीं है, जब मैं हूं तो उसका सब कुछ करवाऊंगी। यह जन्म तो यूं ही गया, पर काल बचा रहे। छोटी मालकिन बेशक बेईमान है, आड़ ओट में कहती फिरती है, लगता है दत्तों की जायदाद में मेरा हिस्सा नहीं है। मैं शायद बाढ़ में बहकर आ गई हूँ, मुझे ही इस घर का कोई गांठ जोड़कर नहीं ले गया।
कोई कोई उसे उकसाती भी रहती है, लेकिन पीठ पीछे। बड़ी मालकिन के सामने सब ठंडा। खैर, जाते जाते रास्ते में बामन दीदी से पोंचू की माँ ने कहा, जो भी हो चाहे तुम सो जाती हो, तुम्हारा आदर करेगी। बामन की बेटी लेकिन इससे खिली नहीं, उदास होकर बोली, बनिया का अन्न खाने वाली भी ब्राह्मण है, तू भी जैसी। तुम लोग ब्राह्मण दीदी कहती रहती हो, इसलिए नहीं तो परिचय देने की ख्वाहिश भी नहीं। नौकरी करने आई हूँ, शूद्र समझकर पैर दबाने, कपड़ा खींचने, झूठन धोने को ना कहे, इसलिए यह परिचय दिया। ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हारा आचार विचार तो सद्ब्राह्मण जैसा ही है। नहीं तो और जो रसोईदारीन, भंडारीन, तरकारी कूटने वालियां, जिनका आचार तो पंचू की माँ से छिपा नहीं है। गेंचा की माँ तो उस दिन गरम गरम भुनी हुई मछली खा रही थी, जीभ में कांटा गड़ा और पकड़ी गई रंगे हाथों। मगर हाय हाय, हया शर्म है। बात असल में यह है भामन दीदी, स्वभाव चरित्र जब तक अच्छा है तब तक आचार विचार हरगिज नहीं छोड़ेंगे। आचार गया कि समझो मति गति बदली। आचार विचार धर्म कर्म नदी बांध है, एक बार टूटा तो। बर्तन मलने वाली पोंचू की माँ के जीवन दर्शन की व्याख्या का अंतिम अंश मुलतवी रह गया। दोनों सत्यवती के दरवाजे पर पहुंच गईं। पोंचू की माँ ने आवाज दी, कहाँ हो दीदी जी, निकल कर देखिए, कोई दर्शन करने आई है। बहुत दिनों से निताई से भेंट मुलाकात नहीं हुई। छाता हाथ में लिए नव कुमार धूप में निकल पड़ा। आज छुट्टी है, जरूर डेरे पर होगा। निताई के चले जाने के बाद शुरू शुरू में उसके सामने सिर उठाकर खड़े होने में शर्म आती थी। अपने को बड़ा सा अपराधी सा लगता था। उस समय पर सब सहा जाता। वह शर्म धीरे धीरे कम हो गई। सत्यवती ने उसे बार बार जबरदस्ती भेजा न्योता करने के लिए। और मजा यह है कि मजे से सत्य ने निताई से बातें की। निताई जो जो खाना पसंद करता है याद करके वही वही पकाया, आग्रह कर करके खिलाया। ऐसे असीम साहसिक काम कैसे जी करती है सत्य से। खैर, आज नवकुमार खुद ही जा रहा है। घर में आज जी नहीं लगा। परसों पोंचू की माँ कहा तो एक विधवा को लाकर बकझक करती रही। उसी के बाद से सत्य कैसी तो हो गई। बात नहीं, चीत नहीं, बच्चों से हंसना बोलना नहीं, जाने कैसी दुनिया में रह रही है। बात सच्ची है, परसों से सत्यवती एक भूल भुलैया की दुनिया में बस रही है। पोंचू की माँ यह किसे ले आई? यह दत्त परिवार की पान लगाने वाली है, फिर वह आई किस लिए? सत्य के दर्शन की ऐसी प्रबल इच्छा का हेतु क्या है उसका? यदि यदि हो तो जी खोलकर बात भी कहा। कैसी दबा दबा कर बात, रह रहकर निश्वास अंदर जाने कितना क्या है। सत्य ने पहले उसे कहीं देखा है। यह क्या उसकी खूब जानी चीनी सी है? लेकिन उसकी तो ऐसी भली सूरत नहीं थी। तो क्या उसकी नियति ने आखिरकार आग होकर उसे झुलस कर छोड़ा? दोनों के अंदर जोरों की लहराती लहर, किंतु किसी ने भी आगे बढ़कर धप से हाथ थामकर यह नहीं कहा कि तुम वही हो ना। पंचू की माँ बोल पड़ी थी, क्यों जी भामन दीदी, इतने आग्रह से आई बोलचाल क्यों बंद है? भामन दीदी ने धीरे से बोला, बोलने तो नहीं आई थी देखने। यह आवाज क्या सत्य की सुनी हुई नहीं है? मानो बहुत सागर के पार, बहुत युग के पहले सत्य ने यह आवाज सुनी हो, फिर भी कह नहीं सकी। मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। यह बड़ी धुरंधर लड़की है। बहुत बाधाएं थी, हो कि नहीं हो, इस सुविधा की बाधा, सामाजिक की बाधा, अवस्था के तारतम्य की बाधा, सबसे बड़ी पोंचू की माँ की मौजूदगी की बाधा। यही बाधा सबसे बड़ी थी। दोनों यदि अकेले में आमने सामने खड़ी होती तो शायद हो कि दूसरी बाधाएं पल भर में हट जाती। शायद हो कि जरा भी बिना हिचकिचाए यह कहा जा सकता था कि अंत में यह हाल हुआ, बहुत अच्छा सुख किया। पहले तो कहती युगों पहले सत्य बच्ची थी, अब तो नहीं है। इसलिए वह सब नहीं सुना। जरा देर में पोंचू की माँ ने जमाई लेते हुए कहा, तो अब चलूं बामन दीदी, तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाकर मैं घर जाऊं। दिन भर की हरारत है, जोरों की नींद आ रही है। चलो कहकर वह उठ खड़ी हुई। यह नहीं कहा कि थोड़ी देर और रह लो। सत्य ने कुछ नहीं कहा, कुछ देर और बैठी। तब से सत्य कैसी विमना सी हो गई। नवकुमार ने कहा था, पोंचू की माँ के साथ यह औरत कौन थी? कोई बात को पूरा नहीं कर सका। तीखी आवाज ने उसे रोक लिया, बच्चों के सामने बेतौर क्यों बोलते हो? उसके बाद वे सत्य चिंता मगन है। छुट्टी के दिन सवेरे रसोई घर के दरवाजे पर बैठकर 2 घड़ी बात करना कितना अच्छा लगता है। मन मिजाज ठीक रहे तो सत्य अनोखी लगती है। सच तो यह है कि मन मिजाज अच्छा ना भी हो तो भी कैसा एक आकर्षण नवकुमार को मानो रस्सी से बांध कर रखता है। दफ्तर के समय को छोड़कर घर से निकलने को ही जी नहीं चाहता। तुड़ू और मुन्नू की पढ़ाई भी देखनी होती है, क्योंकि मास्टर साहब आजकल नियमित नहीं आते। लेकिन यह कर्तव्य कर्म खाक अच्छा नहीं लगता। बाद में इच्छा होती है आमने सामने बैठे, किंतु ऐसा होने का उपाय नहीं। वास्तव में गृहस्थी की इतना भारी कर लेने की जरूरत भी क्या है?
खाया, गपशप की, सो गए। बस चूक गया, सो नहीं। रात दिन 10 जनों में से एक होने की कोशिश करो, लड़कों को आदमी बनाने की कोशिश करो, मान इज्जत रही कि गई है सोच विचार कर खराब करो। क्यों बाबा? तो फिर गांव छोड़कर डेरे में आने को कौन सा लाभ हुआ? मजे से रहने के लिए तो परदेस आना है। उसी दिन तो सुना, दफ्तर के दोस्त राम रतन बाबू अपनी स्त्री को लेकर थिएटर देखने गए। निमाई संन्यास हो रहा था। रामचरण की स्त्री बेचारी का तो रोते रोते बुरा हाल। घर लौटकर 3 दिन तक रोती रही। नव कुमार ने सत्य को भी चलने की जिद की थी, नहीं गई। बोली, महीने का आखिर है, हाथ खाली है, थिएटर में पैसा तो लगेगा, फिर तुड़ मुन्ना का क्या हो, रात रात तक कौन देखेगा। उन्हें भी साथ ले चलने की बात की तो उड़ा ही दिया। नव कुमार ने लड़कों को घुड़दौड़ दिखाने ले जाना चाहा, उसकी भी मनाई। पता नहीं सत्य ऐसी क्यों है, एक युग से नव कुमार मन से यही पूछता रहा है। आज नसीब ही खराब है, निताई से मुलाकात नहीं हुई, कहाँ तो गया है। उसके मेज से एक सज्जन ने कहा, नहीं कह सकता साहब, निताई बाबू तो किसी से मिलना ही नहीं चाहते, उनका रंग ढंग अच्छा नहीं लगता। अपनी आंखों देखे बिना किसी पर तहमत नहीं लगानी चाहिए। उनके बगल वाली सीट के हारान बाबू ने कहा, वही कह रहा हूँ, निताई बाबू का चरित्र अच्छा नहीं है। नव कुमार प्राय जमीन पर बैठ गया। ये कैसी बुरी खबर? उस सज्जन ने कहा, आपके परम मित्र हैं शायद। तब तो आपको यह बताना गलत नहीं है, एक प्रकार से अच्छा भी हुआ। देखिए, समझा बुझाकर यदि उन्हें अच्छे रास्ते पर ला सके, अवश्य उस रास्ते से लौटना बड़ा ही कठिन है। मन में बड़ी पीड़ा लिए नवकुमार भवतोष मास्टर के पास गया। संभवतः यही पहली बार वह सत्य के निर्देश के बिना एक काम कर बैठा। मास्टर उकड़ू बैठकर सामने की एक खुली किताब से वही कुछ उतार रहे थे। नवकुमार उनके पास जाकर बिना भूमिका के ही बोल उठा, एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़कर आपके पास आया हूँ। भवतोष चौंके। क्या हुआ? किसी को कुछ हुआ हवा या नहीं? भात का माड़ निकालने में सत्यवती जल तो नहीं गई? आंगन में गिर तो नहीं पड़ी? घबरा कर बोले, बैठो बैठो, पहले जरा स्थिर हो लो, बात क्या है? बात बहुत बड़ी है, निताई का चरित्र बिगड़ गया। क्या हुआ है? धुन में कहे जाने के बाद नव कुमार शर्मिंदा हुआ। सिर नीचा करके बोला, जी आज निताई के मेस गया था, भेंट नहीं हुई। एक ने कहा निताई कहा जाता है, कहा नहीं, कोई पता नहीं, उसका स्वभाव खराब हो गया।